हेलो एवरीवन, दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं हम जून 2022 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इसमें सारी वीडियोस डाली वो सारी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें 1 बाय 1 मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता इन सारे मौलिक अधिकारों को मैं एक आध या दो वीडियोज़ में इसको कवर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर अच्छे से बात की जाए क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम डीपली इस पर स्टडी कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले मैंने राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की, आर्टिकल 12 और 13 को भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे राइट टू लिबर्टी के बारे में, जो आर्टिकल 19 से 22 को कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने सिर्फ इनकी टाइटल याद रखो। आप सबसे पहले ऐसा ही आप चार्ट अपने नोट्स पे आप उतार सकते हो ताकि आपको क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 तरह के अधिकारों की बात की जाती है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, तो उन अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा या किस तरह के अधिकार हैं वो, ठीक है, या क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा, तो इस तरह की सारी डिटेल जो है हम आर्टिकल 19 में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में भी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो आर्टिकल 20 है वो रिलेटेड है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, अपराधों की दोष सिद्धि से रिलेटेड आर्टिकल 20 है। और 21 में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान भी इस चीज़ को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आपको 21 आर्टिकल में मिलती है। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, देखिए 86th अमेंडमेंट हुआ था 2006 में। ठीक है, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो क्या कुछ इसमें विशेष है वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 22। ठीक है, जो राइट टू लिबर्टी का लास्ट आर्टिकल है 22, और उसमें बात की जाती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जाएगा या संरक्षण की बात की जाती है इसमें। तो वो क्या था आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल हम इसको 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आर्टिकल 19 के बारे में, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 तरह की स्वतंत्रताओं को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 19 के जो 2 पार्ट्स है, ठीक है, 19A और 19B। आप यूँ समझिए कि 19(1) और 19(2), जिसमें देखिए 19(1) में क्या है, ये जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं इनकी बात की गई। और 19(2) में क्या आएगा कि इन स्वतंत्रताओं को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है और किन हालातों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 19(1)A में क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, ये आर्टिकल 19.1A में आता है। अभी हम इसको 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ये लेसन, और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से समझ आएगा फिलहाल। ठीक है, तो 19(1) का जो B पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या आएगा, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, कि आप जो है विदाउट आर्म्स के, बिना किसी शस्त्रों के आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभा बना सकते हो या एकत्रित हो सकते हो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, ये राइट। तीसरा है आपका 19(1) का जो C है, दैट इज़ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, मतलब आपको जो है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात होती है तो 97th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, ठीक है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात भी की गई है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना भी की गई है। ठीक है, 19(1) का जो D है, दैट इज़ अबाउट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत के आप क्षेत्र में कहीं भी मूव कर सकते हो फ्री में। ठीक है, फ्री में इन द सेंस फ्रीली, जहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कोने में, भारत के किसी भी पार्ट में आप आ जा सकते हो, आपको मूव करने की पूरी स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के D में दी गई है। ठीक है, 19(1) का जो E है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो, अपना निवास स्थान बना सकते हो, वहीं पे सेटल हो सकते हो। ये आपका अधिकार है। कहाँ पे इसकी बात हो रही है? आर्टिकल 19(1) के E में। ठीक है,
अब F नहीं है यहाँ पे, सीधे G दिया है। देखिए F क्यों नहीं है, ये है आर्टिकल 19(1) जो F था वो डिलीट किया जा चुका है। ये देखिए किस चीज़ के बारे में था, ये था कहीं ना कहीं संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता थी इसमें, ठीक है, कि आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी को आप इकट्ठा कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो ये अधिकार जो आपका आर्टिकल 19(1)(F) में दिया हुआ था, लेकिन इस आर्टिकल को जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, और मौलिक अधिकार जो 31 में था, ठीक है, प्रॉपर्टी का, उसको और इसको जो यहाँ से डिलीट करके अब आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो मौलिक अधिकार जो प्रॉपर्टी का था वो 2 जगह दिया गया था मौलिक अधिकारों की लिस्ट में, एक था 19(1) के F में और एक था आर्टिकल 31, ठीक है। तो वहाँ से जब इनको हटाया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, तो इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है। अब बचा हमारे पास G, 19(1) का जो G है, दैट इज़ अबाउट राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, कि आप किसी भी तरह का अपने व्यवसाय या किसी भी तरह का आप बिजनेस या ऑक्यूपेशन जो है आप फॉलो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, इसका आपको पूरा हक अधिकार है जिस जगह पर आप रह रहे हो, ठीक है। इन सब राइट्स को समझने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स क्यों ज़रूरी है। देखिए ये जो राइट्स हैं, ठीक है, इनको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, क्योंकि कई बार कैसा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने प्रावधान दे दिया कि अब बताइए ये प्रावधान जो है किस में है, और आपके पास ऑप्शन है 19(1) का A, B, C या 19(1) का D, ठीक है। तो आपको जो उसमें चूज़ करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि हाँ जी ये 19(1) में दिया गया प्रावधान है, लेकिन ये A में है कि B में कि C में या D में, ठीक है। उस हिसाब से जो है आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसको देखो, आप एक छोटा सा वो बनाओ कि बोलने के लिए एकत्रित होना, ठीक है, बोलने के लिए एकत्रित होना, फिर संघ बनाया और फ्रीली मूव किया, अंत में एक जगह बस गया और अपना व्यवसाय शुरू किया। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बोलने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, एकत्रित हुए तो ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ वहाँ पे बोला ही होगा। अब बोलने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि एक संघ बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। अब संघ बना के हम क्या करेंगे, फ्री में हम मूव करेंगे, मतलब फ्रीली हम मूव करेंगे भी, आबाद, ठीक है, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हम कहीं भी आएँ जाएँ, हम वहाँ घूमने के लिए या कहीं भी मूवमेंट करने के लिए हम जो है फ्री हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद अंत में क्या होता है कि जब हम थक हार जाएंगे तो हम एक जगह आके बस जाएंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, वहीं पे अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। तो इस पूरी उसमें ये सारे 6 राइट हमने इंक्लूड किए। पहले बोलने में देखिए आप, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए एकत्रित होना, एकत्रित मीन्स असेंबल होना, ठीक है। तो असेंबल का जो बी में आ गया, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। नंबर 3 पे संघ बनाया, तो यूनियन बनाई आपने। सी में क्या कि यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है। अब फ्रीली मूवमेंट, तो डी में क्या है, देखो फ्रीली में आप मूवमेंट कर सकते हो थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे बस गया, बसना मतलब कहीं भी रिजाइड करना, किसी भी जगह पे आप सेटल हो सकते हो, और अंत में व्यवसाय शुरू करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड भी की जा सकती हैं, ऐड भी की गई हैं कि किस किस अधिकार में क्या क्या चीज़ें और इसके साथ जो है ऐड की जाती हैं या की जाएंगी, और इसके साथ साथ इनके ऊपर जो है अपवाद क्या है कि इन राइट्स को कब सस्पेंड किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें भी अभी देखेंगे। यस, तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है हमारा जो आर्टिकल 19(1) का जो ए है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) के ए में किस चीज़ की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि किस तरह की फ्रीडम की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड की गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता है और आपका सूचना का जो अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, बार बार ये वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद रह पाए, ठीक है। तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, जैसे कि 2005 में यह अधिनियम लाया गया था, तो देखिए किसके परिणाम स्वरूप लाया गया था, PUCL
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका जो केस हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप 2005 में जो सूचना का अधिकार लाया गया था, ठीक है। उसके पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता की बात भी इसी में की जाती है, ठीक है, जो कि नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस, उसके परिणाम स्वरूप ये अधिकार लाया गया था, ठीक है। ये इस अधिकार की बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात की गई थी। अब देखिए इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लग सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में जैसे हमने देखा बेशक ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध भी राज्य के द्वारा लगाए जा सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं, देखिए, अगर हमारा ये जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, अगर हमारा जो बोलने का या अभिव्यक्ति का जो अधिकार है या भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, अगर हमारे वो भाषण या हमारी अभिव्यक्ति से हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता व इसकी सुरक्षा को कोई खतरा हो, ठीक है, तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े अगर, ठीक है, कानून व्यवस्था अगर डगमगाए हमारे बोलने से, हमारे भाषण से, ठीक है, तब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण हमारे जो संबंध बनाए होते हैं, अगर हमारे किसी ऐसे कृत्य से, हमारे कुछ ऐसे भाषण से अगर हमारे विदेशी राज्यों के साथ संबंध जो है बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे कृत्यों पे या ऐसे भाषणों पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना ना हो, ठीक है। देखिए जुडिशरी जो है इम्पार्शियल होती है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं होती है ये, ठीक है। और अगर हमारे कोई ऐसे हमारे बयान, ठीक है, जिससे जो है हमारे जो जुडिशरी है, ठीक है, न्यायालय, अगर उसकी अवमानना होती है, उसकी अवहेलना होती है, अगर हम जुडिशरी के ऑर्डर्स को नहीं माने, ठीक है, तो भी हमारे इन राइट्स पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसका कहाँ पे दिया गया है प्रावधान, आर्टिकल 19(2) में। तो आप ये समझो कि आर्टिकल 19(1) में लिबर्टीज़ या मतलब अलग अलग तरह की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19 का जो 2 है, ठीक है, इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंधों की बात की गई कि हमारे इन अधिकारों पे किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19(1) का बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखिए इसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली में क्या आता है कि ये शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता आपकी, ठीक है, कि आप शांतिपूर्ण किसी भी जगह पर आप इकट्ठा हो सकते हो, आप सम्मेलन बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, ठीक है, और विदाउट एनी आर्म्स, ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स जिसमें आप कर सकते हो, और डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, लर्न बाय डूइंग, ठीक है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है कि आप पब्लिक प्लेस पे जैसे होता है ना कि कहीं पे नुक्कड़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो वैसी एक्टिविटी करके भी आप, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक सम्मेलन का ही काम करते हैं, एक एसोसिएशन का ही काम होता है वो भी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, ठीक है, पीसफुली एंड अनआर्म्ड, ठीक है, जैसा कि हमने बताया। और ये सिर्फ आप पब्लिक लैंड या पब्लिक प्लेस पे ही कर सकते हो, किसी पर्सनल या प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी पे जाकर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रतिबंध का आधार क्या है, इसमें प्रतिबंध का आधार सेम ही रहेगा कि एकता व अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी से। अगर लगता है कहीं पे तो आपके इस तरह की कार्यवाही पे, इस तरह की स्वतंत्रता पे आपके जो है प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है राज्य के द्वारा। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। देखिए 141 जो आपकी जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 141, ठीक है, इसमें देखिए क्या किया जाता है, जहाँ भी ऐसा लगे कि कानून और व्यवस्था खतरे में है या कुछ इस तरह का, तो असेंबली ऑफ इवन, मतलब अगर 5 लोगों की भी अगर वहाँ पे कोई असेंबली है, ठीक है, तो उसको भी अनलॉफुल माना जाता है, ठीक है, गैर कानूनी माना जाता है। 5 लोगों से ज़्यादा लोग कहीं पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरह के कानून और व्यवस्था को कोई खतरा हो तो, ठीक है, तो इस तरह का प्रावधान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(1) का सी। देखिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, संघ बनाने का या संगठन बनाने की आपकी स्वतंत्रता, इसकी बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 19(1) के सी में, ठीक है। देखिए इसी के अंतर्गत आती है आप राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं या कंपनीज़ की एक एसोसिएशन बनती है, जो भी अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पार्टनरशिप होती है, फर्म्स बनती है, सोसाइटीज़ बनती है, या क्लब्स बनते हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं या ट्रेड यूनियंस बनती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत बनती है, आर्टिकल 19(1) के सी के अंतर्गत। और जहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है, सहकारी समितियों की बात, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी की तर्ज पे की जाती है, आर्टिकल 19(1) के सी के तर्ज पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिए कि आर्टिकल 19(1) का सी किस चीज़ से संबंधित है, और दूसरी चीज़ की 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ये किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का की जो बात है
वो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है और कब हुआ था ये? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(1) का डी। ठीक है, देखिए इसमें बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ठीक है, कि आप एक कोने से दूसरे कोने में, एक स्टेट से दूसरे कोने में कहीं भी आ जा सकते हो फ्रीली। ठीक है, आबाद, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडियन टेरिटरी में आप किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हो, आप पूरी तरह से आज़ाद हो, कहीं भी आने जाने के लिए आप पूरी तरह से अप्रतिबंधित हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिया के सिटीज़न हो। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1) के डी में इस चीज़ की बात हो रही है कि आप आ जा सकते हो, कहाँ आ जा सकते हो, कैसे आ जा सकते हो। ठीक है, अब देखिए रिस्ट्रिक्शन जो दो आधारों पर हो इसमें लगाई जा सकती है। एक तो जनता के हित में, लोक हित में मीन्स, और दूसरा एसटी के हितों के संरक्षण के लिए। अब क्यों? देखिए, अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में जाते हैं, ठीक है, या मान लो आप किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में रहते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। ठीक है, उनकी हैबिट्स अलग हैं। अगर वो लोग जो है आकर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के आने पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्टिकुलर हितों के संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। लेकिन दो बातें यहाँ पे और भी है। ठीक है, देखिए इंटरनल मूवमेंट और एक्सटर्नल मूवमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपको विद इन इंडिया आपको मूव करना है, ठीक है, मूवमेंट करनी है इधर से उधर, तो ये बात की जा रही है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। कहाँ? 19(1) के डी के अंतर्गत आप कहीं भी आ जा सकते हो, मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल मूवमेंट करना है, ठीक है, इंडिया के बाहर आपने जाना है, तो ये आप आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है आर्टिकल 21 का सहारा लेना पड़ेगा। या कि मीन्स जो 21 में आपका जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आपका जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, उसमें ये ऐड होता है। तो इसके अंतर्गत ही आप एक्सटर्नल मूवमेंट कर सकते हो, बाहर के दूसरे देशों में आप आ जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे 19 का ऐसा कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 19(1) का ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात होती है, निवास की स्वतंत्रता की बात होती है। बतौर भारतीय नागरिक आप भारत देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये निवास टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। किस लिए ये चीज़? देखिए एक तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, ठीक है, हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उसको प्रमोट करती है ये इस तरह की स्वतंत्रता। दूसरा जो एक नैरो माइंडेडनेस है हमारी, ठीक है, उसको अवॉइड करना कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध होंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। या जैसे एक बात होती है कि सम टाइम क्या होता है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे माइंड में स्टेबल होती हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो नैरो माइंडेडनेस होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और हम थोड़ा ब्रॉड सोचने लगते हैं। एक किस तरह की फीलिंग भी आती है। दूसरा ये कि आप जो है थ्रू आउट इंडिया किसी भी स्टेट को ऐसा ना समझें कि ये पर्टिकुलर सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर रीजन का हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसी की मेरी बिलोंगिंगनेस है, तो मेरी जो रीजनलिज्म या जो एक नेशनैलिटी की जो फीलिंग है उस पर्टिकुलर एरिया के साथ ही जुड़ी हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पूरे इंडिया के नागरिक हैं, इसलिए आपका जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है पूरे नेशन के प्रति होना चाहिए, पूरे राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। राइट, अब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। वही दो आधार इसके, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एसटी, ठीक है, और लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट के मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है आपके इस राइट पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 19 का नेक्स्ट और लास्ट है। देखिए जो हमने एफ़ की बात की थी, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि वो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब जी में क्या है, आर्टिकल 19(1) के जी में क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस करने का जो पूरी तरह से यहाँ पे अधिकार दिया जाता है हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर सार्वजनिक स्थानों पे अगर आप कोई व्यवसाय आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस आपको दिया जाता है, तो उस तरह का आपके पास एक फॉर्मेलिटीज़ ही होने ज़रूरी है। अब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कब? जब लोकहित में हो। अगर कोई ऐसी चीज़ अगर लोकहित में नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो लोकहित को ध्यान में रखते हुए आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोकहित में जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते जहाँ पे जैसे किसी पब्लिक में, जैसे मान लो खासकर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, जैसे आप लेडीज़ को ले लो, औरतों को या बच्चों को ले लो। ठीक है,
अगर उनको कोई आपके ऐसे व्यवसाय करने से अगर बच्चों और औरतों का शोषण होता है तो आपके ऐसे व्यवसाय को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह से आर्टिकल 19(1) के बारे में बात की गई कि आप कोई भी व्यवसाय अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपनी जीवन यापन के लिए आप कोई भी व्यवसाय फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में।